3.3 पर, ठीक है। प्रैक्टिस से 3.3 ज्यादा बड़े नहीं है, 3 ही सम है उसके अंदर, लेकिन उस तीनों सम को करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी देने वाला हूँ, मेजरमेंट कैसे मेजर किया जाता है वो बताने वाला हूँ, वो सब चीजों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, अर्क ऑफ अ सर्कल। जैसे एक सर्कल है, ठीक है, मैंने एक सर्कल बना लिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक सेंटर ले लिया। अब अर्क किसे कहा जाता है, अर्क ऑफ अ सर्कल। अर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये जो लाइनिंग है ना, ये जो सर्कल का ये लाइनिंग है ना, ये वाला लाइन, इसे कहा जाता है अर्क, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अर्क। ये जो लाइनिंग है सर्कल का, इसे कहा जाता है अर्क, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पे, सेंट्रल एंगल। जैसे मैंने यहाँ पे एक एंगल बना दिया ऐसे, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एंगल बना दिया। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, इसे सेंट्रल एंगल कहा जाता है, ठीक है। एक नाम दे देता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ नाम दिया ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। मैंने बोला ना ये पूरा अर्क है, तो यहाँ पर इस वाले एंगल पे, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, इसका अर्क क्या है, ए बी सी, ये क्या है, इसका अर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे समझो, यहाँ पे मैंने 45 दे दिया, ये सेंट्रल एंगल है, हाँ याद रखना, किसी भी अर्क का मेजरमेंट उसके सेंट्रल एंगल से किया जाता है, ठीक है। सेंट्रल एंगल का जो मेजरमेंट होगा वही उसके अर्क का भी मेजरमेंट होगा। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर अगर मेरा एंगल, ये अगर मैं इस पे ओ दे देता हूँ, ठीक है, एओसी, एओसी का मेजरमेंट अगर आता है 45 डिग्री, तो एओसी के अंदर अर्क कौन सा आ रहा है, यहां से लेके यहां तक अर्क आ रहा है, ठीक है, ये वाला अर्क आ रहा है यहां से यहां तक, तो उस मेजरमेंट क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ अर्क एबीसी भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। समझा? तो समझ में आप लोगों को सेंट्रल एंगल किसे कहते हैं, सेंट्रल एंगल से ही किसी भी अर्क का मेजरमेंट किया जाता है। अर्क अगर 45 होगा तो सेंट्रल एंगल का भी कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। अब एक चीज आता है इसके अंदर, सेंट्रल एंगल तो बता दिया मैंने आप लोगों को, अब आता है मेजर अर्क और माइनर अर्क, ठीक है। मेजर अर्क किसे कहते हैं और माइनर अर्क किसे कहा जाता है, ध्यान से देखना। ये वाला पार्ट जो मैंने बनाया है ना, मेजरमेंट अर्क एबीसी वाला पार्ट, ये क्या हो गया, माइनर हो गया, क्या हो गया, माइनर अर्क हो गया। और ए डी सी, यहां से यहां तक, मतलब यहां से लेके ये वाला पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, मेजर अर्क कहलाएगा, ठीक है। याद रखना है इसको, मेजर अर्क, मेजर अर्क, अर्क मेजर अर्क क्या हो जाएगा, ए डी सी, यहां से लेके यहां तक ए डी सी, ठीक है। और अगर बोलते हैं माइनर अर्क ढूंढने के लिए, तो माइनर अर्क क्या होता है, जो सबसे छोटा वाला अर्क होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा है, ए बी सी, ये वाला जो अर्क है ये क्या है, माइनर अर्क है, ठीक है, ए बी सी। लेकिन एक और चीज याद रखना, समझो कोई लाइन है जो सेंटर पॉइंट को टच करते हुए इस तरह जा रही है, मतलब डायमीटर बना रही है। हमने पहले रेडियस बनाया था, अभी डायमीटर बना दिया। तो डायमीटर जैसे ही बनता है तो सर्कल, ये माइनर मेजर यहां से हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये पार्ट और ये पार्ट हाफ में डिवाइड होंगे, ठीक है। कैसे डिवाइड होंगे, हाफ में डिवाइड होंगे, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है। याद रखना, सेमी सर्कल क्या होता है, ये हाफ में डिवाइड होता है। तो 3 पार्ट बता दिया मैंने, मेजर अर्क, माइनर अर्क और सेमी सर्कल। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2, ये 2 क्या हो गए, ये अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे बताओगे, तो यहाँ पे ये देखो, ये ए बी सी, ये वाला पार्ट, समझे, यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया ए बी सी डी सी ई, यहाँ पे एक नाम दे दिया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ए बी सी एक ये माइनर अर्क हो गया, सी ई ये एक माइनर अर्क हो गया, ठीक है। समझ में आप लोग को। अब अगर आपको पूछा जाता है मेजर अर्क बताओ, तो मेजर अर्क क्या है, ये जो सेमी सर्कल वाला पार्ट है ना, यही मेजर अर्क भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको क्या पूछा जाता है, सेमी सर्कल पूछ रहा है, मेजर अर्क पूछ रहा है या माइनर अर्क पूछ रहा है, ठीक है। मैंने तीनों चीजों के बारे में आपको बता दिया, तो ध्यान देना। ये वाला पार्ट समझो, भी इसको रफ कर दो, तो अभी क्या हो गया, ये पार्ट भी सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल है, तो इसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मेजर अर्क क्या है, माइनर अर्क क्या है, इसमें सेमी सर्कल है। लेकिन अगर ये लाइन खींच देता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं माइनर अर्क। माइनर अर्क कैसे, मतलब ये पार्ट याद रखना, ये वाला,
और ये वाला, ये दो इसमें माइनर अर्क हो गए और ये क्या हो गया तुम्हारा मेजर अर्क। यहाँ पूछा सेमी सर्कल, तो ये वाला पार्ट ही तुम्हारा क्या होगा सेमी सर्कल, क्योंकि ये तो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा ये माइनर अर्क हो जाएगा। ठीक है, अब तो क्लियर हुआ ये चीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के अपोजिट वाला जो अर्क होता है दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। सेंट्रल एंगल का 45 है तो माइनर अर्क का भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक दो थ्योरम है वो भी आप लोगों को बता देता हूं, फिर हम लोग प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। तो एक और थ्योरम में, थ्योरम नहीं एक्चुअल में प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है इसमें, प्रॉपर्टी है सम ऑफ मेजर ऑफ अर्क्स। कैसे मेजर किया जाता है आपको, किसी भी सर्कल का जो टोटल अर्क होता है वो 360 डिग्री होता है, मतलब टोटल अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। तो वही मैं लिख के दिखाता हूं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे मेजर कितने हैं, यहाँ पे 20 है, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पहला क्या आएगा अर्क BC प्लस मेजरमेंट, उसके बाद क्या है CD, अर्क CD। ठीक है, अर्क CD आ गया, फिर प्लस मेजरमेंट, उसके बाद क्या आएगा DE, अर्क DE। ठीक है, प्लस अब आ जाएगा उससे आगे मेजरमेंट कौन सा है DE के बाद EA आ जाएगा अर्क EA। ठीक है, EA प्लस उसके बाद आएगा मेजरमेंट अर्क, उसके बाद कौन सा अर्क आता है, उसके बाद अर्क आता है AB, तो यहां पर आ जाएगा अर्क AB। ये सब का मेजरमेंट कितना आने वाला है 360 आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें। जितने भी अर्क बने हुए हैं नेमिंग के हिसाब से BC CD DE EA और BA, ऐसे सबको मेजर करके कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या देते हैं मैं बताता हूँ। ऐसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऐसे एंगल खींच लिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि तुम्हें क्या बताना है BC मतलब CBA का मेजरमेंट बताना है। क्या बताना है CBA का मेजरमेंट बताना है। तो कैसे बताओगे, सिंपल से बात है ना, ये CBA यहां से लेके यहां तक कितने एंगल कितने अर्क आ रहे हैं, कितने अर्क आ रहे हैं, एक तो CB आ रहा है एक तो BA आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट अर्क क्या निकालना है हमको CBA निकालना है। ठीक है, तो CBA निकालना तो क्या करोगे, उसके अंदर जितने भी अर्क आ रहे हैं उस CBA के अंदर जितने भी अर्क आ रहे हैं उनको ऐड कर लो। ठीक है, तो CB और BA, तो यहां आ जाएगा अर्क CB और प्लस आएगा मेजरमेंट अर्क BA। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसका वैल्यू दे देंगे और ये पूरा दे देंगे, अब तुमको निकालना है BC, तो क्या करना है सेम टू सेम पैटर्न लिखना है, बस इधर जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ लाके क्या कर देना माइनस कर देना। ठीक है, तो मेजरमेंट अर्क आप लोगों को समझ में आया रहेगा। मेजरमेंट अर्क कैसे लिया जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है ध्यान देना है कि इस अर्क के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो इस अर्क के अंदर कितने अर्क आ रहे हैं सबको ऐड कर दो। ठीक है, और समझो ये बड़े वाले अर्क का वैल्यू दे दिया है और तुम्हें ये छोटे वाले एक अर्क का वैल्यू दिया है और तुम्हें निकालना है, जैसे मैं लाइन खींच देता हूं, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है 45। ठीक है, इसका AB का पूरा, AB का कितना दे दिया 45 और AC का पूरा यहां से यहां तक दे दिया है 90 डिग्री। तो गारंटी है मैं क्या करूंगा इसमें वैल्यू रख दूंगा और ऐसे निकालूंगा। समझो इसका कितना दिया है 90 दे दिया है। ठीक है, और किसका दे दिया है यहाँ पे AB का वैल्यू दिया, मतलब B से निकालना है तो क्या आ जाएगा CB। तो इसका वैल्यू भी, इसका वैल्यू कितना दिया 45, इस 45 को इधर लेके आ जाओ और माइनस कर दो तो तुम्हारा किसका वैल्यू आ जाएगा CB का आ जाएगा। तो अर्क CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 45। ठीक है, इन दोनों का माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 45, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको प्लस माइनस करने आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए कि करना कैसे। उसने बोला कि सम ऑफ मेजर अर्क मतलब सारे अर्क को जोड़ दो, तो मैंने सारे अर्क को जोड़कर बता दिया कि कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर किसी अर्क का वैल्यू निकालना है तो इस पैटर्न से निकालेंगे। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैंने एक थ्योरम और है जो मैं बता दूं, फिर हम लोग प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो स्टूडेंट ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये थ्योरम सारे के सारे सब में इस्तेमाल करना है आपको, जो भी हम लोग प्रैक्टिस से 3.3 में करने वाले हैं सारे समय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम क्या है? द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग, मतलब दो कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड पता है ना किसे कहते हैं? सर्कल की वो लाइन जो सेंटर से नहीं जाती उसे कहते हैं कॉर्ड्स। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट को टच नहीं करेगी वो सारे की सारी लाइनें जो होती है सर्कल के अंदर वो कॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब दो आर्क हैं, दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कौन से आर्क है? तो यहाँ पे एक आ जाएगा AC और एक आ जाएगा DE। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, आर्क AC कॉन्ग्रुएंट आर्क DE। ठीक है, अर्क AC कॉन्ग्रुएंट अर्क D। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें भी वही लिखा हुआ है, देखो कॉन्ग्रुएंट अर्क ऑफ अ सर्कल, तो मैंने क्या किया? दो अर्क है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ले लिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है? द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग आर कॉन्ग्रुएंट, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉर्ड होगा वो दोनों के दोनों कॉर्ड भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर AC लेता हूं, देखो ये वाला AC वाला पार्ट अगर लेता हूं, ये अर्क लेता हूं, तो उससे रिलेटेड कॉर्ड कौन सा है? AC है। और DE ये वाला अगर मैं कॉर्ड ये वाला अर्क लेता हूं, तो उससे रिलेटेड कॉर्ड कौन सा है? DE है। तो इसका मतलब कॉर्ड D कॉर्ड AC भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कॉर्ड किसके? DE। मतलब इसने सीधा थ्योरम में क्या लिख के दिया हुआ है? किसी सर्कल के दो अर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उससे रिलेटेड कोई भी कॉर्ड जो उसमें आता हो वो भी दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे थ्योरम में लिखा है। समझ में आप लोग को? सिंपल है, बस आप लोगों को क्या दिमाग में याद रखना है? कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो अर्क भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, और अर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है अर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस थ्योरम का कन्वर्स जो था उल्टा क्या होगा? अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो अर्क भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम प्रैक्टिस से चालू करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए हैं प्रैक्टिस से 3.3 में। ठीक है, इसका फर्स्ट समय मैंने इसके पहले पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही इजी है, आप लोग को बहुत अच्छे से और सिंपली तरीके से मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे क्या क्या बोला है? पॉइंट GDEF आर द कॉन साइकिल पॉइंट। कॉन साइकिल का मतलब होता है एक ही सर्कल पे बनने वाले 3 पॉइंट या 4 पॉइंट 5 पॉइंट जितने भी हो उनको कॉन साइकिल पॉइंट कहा जाता है। जैसे कि एक लाइन पे बनने वाले क्या, एक लाइन पे अगर 3-4 पॉइंट बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? कॉलिनियर। वैसे ही सर्कल के अगर सर्कल के लाइंस पर अगर पॉइंट्स बनते हैं कंटिन्यू या 3 है 4 है तो उसे कहा जाता है कॉन साइक्लिक। ठीक है, और सर्कल भीतर सेंटर हो, पॉइंट इधर सेंटर क्या है? सेंटर का नाम दिया है C। ठीक है, ECF देखो यहाँ पर ECF, हाँ ये वाला एंगल, सेंट्रल एंगल का वैल्यू दिया है कितना? 70 एंड मेजरमेंट DGF इज इक्वल टू 200। मतलब DGF यहां से लेके यहां तक पूरा जो अर्क है इसका वैल्यू भी दिया है 200। ठीक है, हमको निकालना क्या है? DE निकालना है और दूसरा क्या निकालना है? DEF निकालना है, ये पूरा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंगल T। कौन सा एंगल है यहाँ पे? एंगल कौन सा दिया है? ECF दिया है ना, तो एंगल ECF is equal to मेजरमेंट अर्क इसके EF के। ठीक है, तो एंगल ECF, जो एंगल ECF का वैल्यू दिया है तो देखो ये वैल्यू दिया है, ECF का वैल्यू दिया मतलब सेंट्रल एंगल का वैल्यू दिया है। तो हम लोग ने थ्योरम पढ़ा था, पता है उसमें क्या लिखा था? अगर सेंट्रल एंगल का वैल्यू कोई भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो उसके अर्क का वैल्यू भी सेम होता है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ECF इक्वल हो जाएगा मेजरमेंट अर्क EF। देखो ECF, ये ECF है, इसके अंदर कौन सा अर्क आ रहा है? EF वाला आ रहा है ना, तो EF का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो भी ECF का वैल्यू होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इनका वैल्यू? ये भी आ जाएगा 70। रीजन क्या दोगे? प्रॉपर्टी
measures minor arc, ठीक है। ये माइनर अर्क है ना, देखो ये वाला क्या है, माइनर अर्क है। तो याद रखना एंगल का, सेंट्रल एंगल का वैल्यू और उसने जिस अर्क को बनाया है वो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसको दे देना 1, हो गया। अब क्या करना है, ये जो सर्कल है इसके सारे अर्क को लेना है, ठीक है, और एक साथ में लिखना है। देखो यहाँ पे निकालना क्या है, DE निकालना है। हम देखो ये निकाल चुके हैं और ये भी निकाल चुके हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल्सो, या ऑल्सो लिखकर क्या लिखेंगे, मेजरमेंट अर्क EF प्लस मेजरमेंट अर्क, कौन सा अर्क है ये, DGF, ठीक है, DGF प्लस मेजरमेंट अर्क, तीसरा अर्क कौन सा है, DE, ठीक है। तो यहां आ जाएगा DE इज इक्वल टू कितना, 360। आप लोगों को तो पता ही है कि सर्कल जो होता है वो 360 का होता है। तो इसमें कितने अर्क बन रहे हैं, यहाँ एक अर्क ये हो गया, दूसरा अर्क यहाँ से यहाँ तक हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो तीनों को मैंने ऐड किया तो कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके रीजन दे देना, measures of sum of circle, ठीक है। तो हम लोग मेजर्स कर रहे हैं ना, सम ऑफ सर्कल, सारा का सारा मैंने सर्कल में जितने भी अर्क थे सबको लिख लिया वहां पर, ठीक है। अब सबका वैल्यू लगते हैं। यहाँ पे देखो ये EF का वैल्यू कितना है, देखो EF का वैल्यू कितना निकाला, 70, तो यहाँ जाएगा 70 प्लस DGF का वैल्यू देखो यहाँ दिया है, DGF का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 200 है, तो आ जाएगा यहाँ पे 200 प्लस अर्क DE का वैल्यू हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू 360, ठीक है। DE का वैल्यू हमको पता नहीं है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आता है, 270 हो जाता है प्लस मेजरमेंट अर्क DE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। अब एक चीज करते हैं, ये वाला पार्ट में रफ करता हूं और फिर उसका आगे करता हूं। आप लोगों को समझ में आया ना। देखो सबसे पहले क्या है, एंगल ECF इक्वल हो जाएगा मेजरमेंट अर्क, याद रखना अर्क है ये और ये EF है, अर्क EF इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि सेंट्रल एंगल और सेंट्रल एंगल के द्वारा बनाया गया जो अर्क होता है दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो इससे उसमें रीजन क्या लिखा, प्रॉपर्टी ऑफ मेजर्स ऑफ माइनर अर्क, माइनर अर्क है ना ये जो माइनर अर्क है, बोले ये जो सेंट्रल एंगल बना रहा है इसमें कौन सा अर्क है, ये माइनर अर्क है, इसीलिए वहां पे वो प्रॉपर्टी लिखी। अब मैंने क्या किया, सारा का सारा जो जितने भी अर्क थे सबको मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो EF को लिया, फिर DGF को लिया, उसके बाद DE को लिया, ठीक है। तीनों का वैल्यू कितना आया, एक्चुअल में जो सर्कल होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 360 होता है, तो मैंने 360 ले लिया, ठीक है। अब जिसका जिसका वैल्यू मुझे पता था वो पुट कर दिया। तो EF का वैल्यू तो 70 निकाला तो 70 रखा, DGF का वैल्यू 200 देखो यहाँ पर दिया हुआ है 200, तो वो रख लिया, और DE का वैल्यू देखो यहाँ क्या करना है, फाइंड करना है। तो DE है जैसा है वैसे रहेगा, इज इक्वल टू 360, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का ऐड किया तो कितना हो गया, 270 हो गया। उसके बाद मेजरमेंट अगर DE लिखा है इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ। आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। हमने अभी DE निकालना है, फिर DEF निकालना है, ठीक है। तो रफ कर, अब क्या करना है, देखो ये 270 है ना, 270 को उस साइड लेके जाओ 360 के पास, तो क्या आ जाएगा, मेजरमेंट अर्क DE इज इक्वल टू 360 माइनस 270, ठीक है। ये दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अब क्या आ जाएगा, मेजरमेंट अर्क DE इज इक्वल टू, अगर मैं 360 में से 270 माइनस करता हूं तो कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला आंसर। तो कितना आ गया, DE का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब हमको क्या निकालना है, DEF, ये पूरा निकालना है। तो इजीली निकल जाएगा ये तो, है ना। तो फटाफट निकाल देते हैं। मेजरमेंट अर्क DEF
DEF इज इक्वल टू DEF में क्या क्या आ रहा है, DE आ रहा है और EF आ रहा है ना, तो लिखेंगे मेजरमेंट अर्क DE प्लस मेजरमेंट अर्क क्या आएगा EF। ठीक है, रीजन क्या दोगे यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ एडिंग एंगल। ठीक है, एड एंगल। ठीक है, एडिंग लिखते हैं, मैंने वहां पे ऐड लिखा, आप लोग एडिंग लिखिएगा। ठीक है, टर्म में आप लोगों को देखो DEF इज इक्वल टू मेजरमेंट अर्क D। DEF है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें ये वाला भी अर्क आ रहा है और ये वाला भी अर्क आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू कितना है, ये प्रॉपर्टी यहाँ लिखना है। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी वहां लिखना है, तो आ जाएगा अर्क DE का वैल्यू कितना है 90 निकाला। ठीक है, और EF का वैल्यू कितना, देखो EF का वैल्यू कितना है 70 है। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड कर दो तो कितना आएगा 160। ठीक है, तो मेजरमेंट अर्क DEF कितना आएगा 160 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा दोनों आंसर हो गया। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, मैंने पता नहीं यहाँ से इसके बाद से क्या किया, मैंने बस वो जो 270 है उससे ले जाके उसको 360 में माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 90। इसका वैल्यू हो गया DE का। अब मुझे निकालना है DEF, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो DE का वैल्यू मुझे पता और EF का पता है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करते ही क्या हो गया, मेरा वैल्यू आ गया, लेकिन उसमें रीजन लिखना बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिंग एंगल्स। ठीक है, गलत क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ एडिंग अर्क्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिंग अर्क्स। तो इस तरह हमारे ये फर्स्ट वाला सम खत्म हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग करेंगे इसके बाद सेकंड वाला सम। तो स्टूडेंट हम आ रहे थे सम नंबर सेकंड पे। ठीक है, ये भी सम बहुत ज्यादा इजी है, सब चीज तुमको लिख के दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, देखो QRS, ये जो ट्रायंगल बना है सर्कल के अंदर, ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या, उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं सारे साइड्स। ठीक है, तो सारे साइड अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सारे एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या दिया हम लोग को, QRS इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो पता चल गया। क्या प्रूव करना है, RS QS और QR, ये तीनों जो अर्क हैं, मतलब RS QS और QR, ये तीनों के तीनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये पहले प्रूव करना है। और QRS का वैल्यू 240 है, QRS यहां से यहां तक कितना होना चाहिए, 240 होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल कौन सा है, QRS इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक है, इसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमको गिवन दिया हुआ है ये चीज पहले से। ठीक है, और आपको पता, मैंने अभी बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स क्या होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो लिखेंगे सेक RS कॉन्ग्रुएंट, सेक दूसरा सेक कौन सा है, SQ या QS ले सकते हो, QS कॉन्ग्रुएंट, सेक तीसरा सेक कौन सा होगा, यहाँ पे QR हो जाएगा। ठीक है, QR। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 1। अब एक चीज देखो, मैंने एक थ्योरम पढ़ा था आपको, अगर कॉर्ड इक्वल होते तो उनके द्वारा बनाया गया जो अर्क होता है वो भी क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा है। तो देखो ध्यान से, ये RS का यहाँ पे कॉर्ड है, मतलब ये RS अर्क को भी क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। ये QS भी क्या है, कॉर्ड है, और ये QR भी क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब जो भी सर्कल के सेंटर को टच करके नहीं जाता, वो सारे के सारी लाइनें क्या होती है सर्कल की, वो कॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, सर्कल के सेंटर को नहीं टच करेगा। तो ये जो तीन कॉर्ड है, ये तीन अलग अलग तरह के क्या बना रहे हैं, अर्क बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर
ये सारे के सारे साइड या कॉर्ड ये इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके अर्क भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे अर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट अर्क, दूसरा अर्क क्या है क्यू एस कॉन्ग्रुएंट अर्क क्या आएगा क्यू आर। ठीक है, तीनों के तीनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो उसके लिए लिखिए वो थ्योरम लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, रीजन में क्या लिखना पड़ेगा, वाला थ्योरम लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग अर्क्स ऑफ अ congruent chord of a circle are congruent। ठीक है, ये रीजन डालना है बस आप लोग को, और इजी है, टेंशन नहीं है। देखो ये अगर किसी सर्कल में कॉर्ड जो है, सारे कॉर्ड्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते तो उनके द्वारा बनाए गए जो अर्थ होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाला। और किस वजह से आया, देखो ये तो तुमको पता चल गया होगा कि क्यू आर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने वो सारे साइड लिख दिया। और यहाँ पे रीजन क्या लिखा था, प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है नहीं। तो अगर ये देखोगे ना, ये जो जितने भी साइड्स हैं ना, ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे चीजें क्या बना रही है, कॉर्ड्स हैं, सारे के सारे कॉर्ड्स हैं। अब इन कॉर्ड्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उसके अर्क भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अर्क भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या लिखा मैंने कि करस्पॉन्डिंग अर्क्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड अगर किसी सर्कल के, तो उनके द्वारा जो बनाए गए जो करस्पॉन्डिंग अर्क होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। अब सेकंड वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं रफ कर दूं, ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो यहाँ पे हमने अर्क तो कॉन्ग्रुएंट कर लिया, अर्क कॉन्ग्रुएंट, उसके मेजरमेंट भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट लिखते हैं यहाँ पे, लेट मेजरमेंट अर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट अर्क क्यू एस कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट अर्क क्यू आर। ठीक है, ये मैंने मेजरमेंट लिख दिया सबका, लेकिन क्या हमने मानना क्या है इसको, इसको मान लेते हैं x डिग्री। मैंने क्या मान लिया, इसको x मान लिया। ठीक है, मेजरमेंट अर्क आर एस प्लस मेजरमेंट अर्क क्यू एस प्लस मेजरमेंट अर्क क्यू आर इज इक्वल टू कितना, 360। रीजन क्या होगा इसका, ये तो पता ही आपको, आप लोगों को पता ही है इसका रीजन क्या होगा। क्या होगा रीजन इसका, मेजर्स ऑफ सम ऑफ अर्क्स। ठीक है, मेजर्स ऑफ सम ऑफ अर्क्स, समझ में आई आप लोग को। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं उस साइड वाला पूरा रफ करता हूं। क्या समझा ना ये चीज, देखो यहाँ पे सारा का सारा अर्क क्या हो गया था, कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने उनको क्या कि अगर अर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मेजरमेंट भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। इससे मैंने सारे मेजरमेंट को क्या मान लिया, x। और अब क्या कर रहा हूं मैं, सारे अर्क को मैंने एक साथ लिख के उनको ऐड किया है, तो कितना आना चाहिए, 360। ठीक है, तो उस साइड वाला मैं रफ कर देता हूं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर x plus x is equal to 360। ठीक है, तीनों का वैल्यू x है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो तीनों को ऐड करोगे तो 3x is equal to 360। अब ये 3 को उस साइड लेके जाओ तो आएगा x is equal to 360 अपॉन कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो x से डिवाइड कर दो इसको, कितना आएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 120 आ गया। मतलब ये तीनों का जो मेजरमेंट है वो भी कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, अब हमको उसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या बोला उसने, QRS निकालेंगे। तो QR और RS तो हम इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहां लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ अर्क, क्या मेजरमेंट ऑफ अर्क क्या निकाला हमको, QR और RS। तो यहां लिखेंगे QR
कॉन्ग्रेंट मेजरमेंट अर्क क्या आएगा RS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। ठीक है, हमको दो ही चाहिए इसलिए मैंने दो ही लिखा। ठीक है, तो दो ही चाहिए इसलिए दो लिखा। दोनों के हिसाब से क्या आ गया, दोनों का वैल्यू कितना है 120 120। ये थर्ड वाले का भी 120 है क्योंकि हमने तीनों का x माना हुआ है, है ना। तो यहाँ पर दो का जिसकी जरूरत है मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, आपको QRS निकालना है, QRS है ना। तो यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट अर्क QRS। अब ध्यान से देखोगे ना तो QRS के अंदर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आ रहे हैं, तो दोनों को लिख देते हैं। तो लिखेंगे मेजरमेंट अर्क QR प्लस मेजरमेंट अर्क कौन सा आ रहा है RS आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड कर देते हैं। तो दोनों का वैल्यू कितना है, रीजन क्या रहेगा इसका, रीजन रहेगा अर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, रीजन क्या है, अर्क एडिशन प्रॉपर्टी। रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना। तो आप लोग ये साइड वाला लिख लिए है ना, ये समझ में आया था ना आप लोग को। देखो वहां पे सारे कॉर्ड इक्वल हो गए तो अर्क इक्वल हो गए, अर्क इक्वल हो गए तो मेजरमेंट इक्वल हो गए। मेजरमेंट को मैंने x मान लिया, फिर मैंने इसके अंदर पूरे सर्कल को सम किया, ऐड किया सर्कल के जितने भी अर्क्स थे, तो ये वाला पार्ट आ गया, फिर उसके आगे का वो पार्ट है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब स्क्रीनशॉट लिया है ना, ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं। अर्क एडिशन प्रॉपर्टी हो गया वहां पे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजरमेंट अर्क QRS इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे दोनों का वैल्यू कितना है, QR और RS दोनों का वैल्यू 120। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आ जाएगा 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, कितना आ जाएगा, दोनों का ऐड करोगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया, अर्क QRS इज इक्वल टू 240। समझ में आया, बहुत इजी है, हेंस प्रूव। पूरा समझ में आ गया आप लोगों को। देखो यहाँ पे x का वैल्यू 120 निकाल लिए, है ना, और उसके बाद हमने x माना था ना सबको, जितने भी यहाँ पे अर्क थे सबको x माना था। हमको जरूरत किसकी है, ये वाले पार्ट की और ये वाले पार्ट की। तो मैंने इसका वैल्यू कितना लिख दिया 120, क्योंकि दोनों का दोनों वैल्यू सेम है, तो वहां पे 120 आ गया। और उसके बाद QRS के अंदर क्या क्या आता है, QR आता है, RS आता है। तो यहाँ पे कौन सा यूज किया प्रॉपर्टी, अर्क एडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके वजह से दोनों जुड़ गए। अब दोनों का वैल्यू कितना है, इसका भी 120 है, इसका भी 120 है, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, सम कर दिया तो कितना आ गया, 240 आ गया। तो यही तो हमको प्रूव करना था, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर 3 चालू करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 3 पे। इसमें देखिए बहुत इजी सम है, इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉर्ड AB कांग्रुएंट है कॉर्ड CD के, अब निकालेंगे अर्क AC कांग्रुएंट है अर्क AC BD के। हम लोग ने ऑलरेडी ये पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कांग्रुएंट होते हैं तो उससे उसके करस्पॉन्डिंग अर्क भी क्या हो जाता है, कांग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉर्ड AB कांग्रुएंट कॉर्ड इसके CD के। ये हमको कहां पे दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमको दिया हुआ है गिवन में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कॉर्ड तो मैंने लिख दिया कांग्रुएंट। अब उस कॉर्ड का अर्क क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे मेजरमेंट अर्क ACB। देखो ये AB है, यहां से यहां तक, तो इसके अंदर ACB आ रहा है ना, यहां से यहां तक, क्या लिखेंगे, मेजरमेंट अर्क ACB भी कांग्रुएंट हो जाएगा मेजरमेंट अर्क। अब CD के अंदर क्या आ रहा है, देखो CD कहां से स्टार्ट, देखो यहां से यहां तक CD है ना, तो ये वाला कॉर्ड पूरा यहां से यहां तक आ रहा है, उसके अंदर तो क्या आ रहा है, CBD आ रहा है, तो यहां लिखेंगे CBD। ठीक है, तो ये इसका रीजन क्या लिखोगे, बताओ रीजन क्या आएगा, मैं इसके आगे यहां लिख देता हूं। ठीक है, वो जो थ्योरम है ना, हम लोग ने जो थ्योरम पढ़ा हुआ है वो थ्योरम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग अर्क corresponding arcs of congruent chords
of a circle are congruent, of a circle are congruent, ठीक है, congruent। ये हो गया। ये एक्चुअल में यही चीज इंपॉर्टेंट है, ये तुमको याद रहना चाहिए। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। इतना क्लियर हो आप लोग को? बहुत इजी है। देखो कॉर्ड इक्वल तो उसके मेजरमेंट अर्क भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये मेजरमेंट, अगर अर्क का मेजरमेंट इक्वल होता है किसी भी चीज के, तो अर्क भी क्या होगा, इक्वल होगा। मेजरमेंट के साथ क्या हो जाता है, अर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्क, कौन सा अर्क है ये, ए सी बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अर्क किसके, सी बी डी। रीजन कहां से लिखेंगे, फ्रॉम 1, ठीक है। फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, ए सी डी और सी बी डी भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ए सी डी और सी बी डी देखते हैं। ए सी डी यहां से लेके यहां तक है ए सी डी, सॉरी यहां पे लिखा हुआ ए सी बी, ठीक है। ए सी बी भी क्या हो गया, तो अर्क ए सी बी क्या हो गया, इक्वल हो गया अर्क सी बी डी के, फ्रॉम 1 से, ठीक है। अब ए सी बी देखो, यहां से यहां तक ए सी बी है, तो इसमें ए सी और सी बी दोनों आ रहा है ना। तो लिखेंगे अर्क, कौन सा अर्क है, ए सी प्लस अर्क, दूसरा अर्क कौन सा है यहां पर, सी बी, ठीक है। और अर्क सीबीडी में कौन सा अर्क आ रहा है, सीबीडी देखो, सीबीडी, अब ये वाला मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। सीबीडी यहां से यहां तक है, तो इसके अंदर सीबी आ रहा है और बीडी आ रहा है। तो यहां लिखेंगे अर्क सीबी प्लस अर्क बीडी, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे यहां पे, अर्क एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन क्या आएगा, प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, अर्क एडिशन प्रॉपर्टी से आते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अर्क सीबी आ रहा है, यहाँ पे भी अर्क सीबी आ रहा है ना। तो ये अर्क सीबी और ये अर्क सीबी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है ना, अगर मैं इसको इस साइड लेके आता तो माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस और प्लस माइनस से होगा ना, तो वो दोनों कैंसिल हो गए सेम होने की वजह से। बच क्या रहा है, एसी बच रहा और बीडी बच रहा है। तो क्या बचेगा, अर्क AC भी क्या हो गया, इक्वल हो गया अर्क BD के, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अर्क AC कॉन्ग्रुएंट अर्क BD, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन 2, यहां लिख देंगे फ्रॉम 2, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, हैंस ट्रू। देखो बहुत इजी, इसमें कोई इतना बड़ा गणित नहीं। इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, देखो कॉर्ड इक्वल है तो उसका अर्क इक्वल हो गया, मेजरमेंट अर्क इक्वल हो गया, किसकी वजह से, इस थ्योरम की वजह से। अब मेजरमेंट अर्क इक्वल हो गया तो अर्क भी इक्वल हो जाएगा, तो दोनों अर्क लिखा, और दोनों अर्क डिवाइड है। देखो यहाँ एसीबी में एसी भी आ रहा है, सीबी भी आ रहा है, तो वो दोनों लिख दिया मैंने यहाँ पे। और ये देखो सीबीडी है, यहाँ पे ये सीडी है ना, तो सीबीडी आ रहा है, उसके अंदर सीबी और बीडी, तो वो लिखा। तो कौन सा कैंसिल हो रहा है, सीबी सीबी कैंसिल हो गया, जो बचा पूछा है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, यहाँ पे लिख दोगे अर्क एसी इक्वल है अर्क बीडी के, ठीक है। इसको दे दिया तो अब अर्क इक्वल हो गया, इक्वल है मतलब वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्क एसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अर्क बीडी के, फ्रॉम 2 से, और ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग आज ये प्रैक्टिस खत्म करते हैं और कल स्टार्ट करेंगे 3.4।